हे गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। दिस इज कुलदीप और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस। शुरू करेंगे हम एक्सप्लेन पेज से, फिर इकोनॉमिक पेज पे जाएंगे। इकोनॉमी के बाद में हम एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर जाएंगे। आज हमारे सामने एक्सप्लेन पेज पे 3 एडिटोरियल हैं। 2 अच्छे एडिटोरियल हैं, उनमें आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और एक आर्टिकल है जो कोविड-19 को लेके है। उसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है आपके लिए, बस थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो आप अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं अगर रिलेवेंसी, तो उतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जिसमें बात की गई है माइग्रेंट वर्कर के बारे में, माइग्रेंट फ्यूचर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक बात की गई है केरला के बारे में, लेकिन जब आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इसे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में लेकर सोचना है। जिस ऐसे कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कभी भी आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करी जाएगी, तो वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में करी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके ऊपर क्या असर आने वाला, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स है, जो एमिग्रेंट बोलते हैं जिनको हम, जो एमिग्रेंट बाहर जाते हैं काम करने के लिए, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, कहीं भी हो, जो एमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, तो वो हम थोड़ा सा इससे कनेक्ट करके समझेंगे। यहाँ पे डेटा और जो फैक्ट मिलेंगे वो हमको मिलेंगे केरला के बारे में, लेकिन हम उसको लिंक करेंगे, ठीक है। तो उससे थोड़ा हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंट्री वाइड क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं, मैं कहूँगा हाईएस्ट है। पिछले साल इंडिया में जो फॉरेन रेमिटेंस आया था, बाहर से जो पैसा आता है इंडिया के अंदर, वो हाईएस्ट था वर्ल्ड के अंदर। तो हमने पिछले साल करीबन 84 बिलियन 84 बिलियन रेमिटेंस, $84 बिलियन का रेमिटेंस हमको बाहर से मिला था। तो ये बाहर से भेजने वाले कौन थे? यही लोग जो हमारे यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, एमिग्रेंट होते हैं। जो भी आदमी यहाँ से निकल के एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है काम करने के लिए, एग्जिट कर रहा है, ई से एग्जिट, और एमिग्रेंट, उसे हम बोलेंगे एमिग्रेंट जो बाहर जा रहा है, और इमिग्रेंट बोलेंगे जो अंदर आ रहा है, इन साइड। इन यानी इमिग्रेंट, और एमिग्रेंट यानी ई से बाहर एग्जिट कर रहा है। तो ये अगर 2 टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन रहता है एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में, तो वो आप क्लियर कर लीजिए, एग्जिट से एमिग्रेंट और इमिग्रेंट इनसे, इनकमिंग से। तो यहाँ पे शुरू करेंगे। बेसिकली ये आर्टिकल तो केरला के माइग्रेंट वर्कर्स को लेके है, और केरला में कैसे माइग्रेंट वर्कर की शुरुआत हुई, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ, ये सब इन्होंने डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छा डिस्कशन है। अपना सर्वे भी, जो ऑथर है उनका सर्वे इन्होंने पब्लिश किया, जो ये 1998 से कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला तो ये ट्रेंड्स क्या था शुरू में और अभी क्या है। 1941 तक केरला में आप देखेंगे कि लोग बाहर से काम करने आ रहे हैं, 1941 तक। लेकिन उसके बाद में सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको आने वाले डिकेड्स में, और इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिलेगा। इनिशियली आपको केरलाइट्स जो हैं, केरला के लोग हैं, वो इंटरनली माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। आप देखेंगे कई जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो मलयाली टीचर्स होते हैं या केरलाइट होते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ है जो हम अभी अपने आसपास भी देख सकते हैं और अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये 1971 तक ज़्यादा मेजर तरीके से हुआ था। उसके बाद में क्या होता है कि ऑयल प्राइसेस में हाइक होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जनरेट होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाती है गल्फ कंट्रीज़ में, और वहाँ पे लेबर की कमी होती है। तो लेबर कहाँ से जाएगा? साउथ एशिया से, क्योंकि यहाँ पे आप यूँ मान लेंगे चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ से चीप लेबर एमिग्रेट करके वहाँ पे जाएंगे। और मेजोरिटी जो आपको देखने को मिलेगा वो केरला से देखने को मिलेगा, मेजर चंक जो जा रहा है यहाँ से गल्फ कंट्रीज़ में। और यहाँ पे एक और जो डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो 1970 से 80 का दशक था, यानी जो 10 साल थे, उसके अंदर 2.5 लाख लोग हैं वो बाहर निकल के चले गए, एमिग्रेशन हो गया उनका। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन इतना हमारे लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो शुरुआत हो रही है ऑयल के प्राइसेस जहाँ से बढ़ना चालू होंगे वहाँ से। और एक और फैक्ट है केरला के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछा जा सकता है कभी भी कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर एमिग्रेंट ज़्यादा है तो उनका आना जाना भी लगा रहेगा। तो उस वजह से वहाँ पे ये भी एक उसका रीज़न है, ये भी एक फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है। अब ऐसा केरला के साथ क्यों हुआ? क्योंकि केरला में लिटरेसी ज़्यादा थी, और रेस्ट ऑफ द कंट्री जो हमारा इंडिया भी था, या फिर जो भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनको एक लिटरेट लेबर की ज़रूरत थी, या फिर लिटरेट जो वर्कर हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो कंट्री के अंदर जो जाते हैं ज़्यादातर, वो उनकी लिटरेसी रेट अच्छी रहेगी आपको। और जो गल्फ कंट्रीज़ में जाते हुए दिखेंगे आपको, जो उनमें मेजर आपको लेबर क्लास दिखेगा। तो ये आप एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे। लेकिन उनके अंदर भी अभी अच्छे एजुकेटेड लोग जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाईली एजुकेटेड लिटरेट लोग जाने लगे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक सिंपल सा रीज़न है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेजर आपको एमिग्रेशन देखने को मिल रहा है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, अरब कंट्रीज़ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादा आपको इमिग्रेशन, जो एक्शनल इमिग्रेशन है, आउटफ्लो वो देखने को मिलेगा। जबकि जो दूसरा क्रिश्चियन सेक्शन है, या फिर केरला के जो नायर्स वगैरह हैं, वो आपको इंटरनली माइग्रेट होते हुए दिखेंगे।
इंडिया के अंदर ही वो माइग्रेट करेंगे। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका इमिग्रेशन फॉरेन कंट्री में, जो ये गल्फ़ वाले कंट्रीज़ हैं, उधर ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हमको कुछ फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा केरला के बारे में, कि किस तरीके से वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब 1998 में जो ये ऑथर हैं, ये एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, माइग्रेशन सर्वे कंडक्ट करते हैं ये 1998 से। तो अब तक इन्होंने 8 सर्वे कंडक्ट किए हैं, और इन्होंने बताया कि जो 1998 में लगभग 15 लाख लोग हैं वो केरला से बाहर रह रहे थे, ठीक है। और 7.5 लोग बाहर रह के वापस केरला में आ चुके थे, मतलब वो बाहर काम करके और उसके बाद में इंडिया में वापस आ गए थे। तो इन्होंने एक लंबा खासा अपना सर्वे दिया है, डेटा दिया है काफ़ी अंदर इसके अंदर। और जब ये आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो 25% केरलाइट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है, इंडिया के जितने भी लेबर हैं उनमें से 25% सिर्फ केरला एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। इतना बड़ा हमारा इंडिया है, वहाँ से सब जगह से आपको लेबर जाता हुआ दिखेगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, सब जगह से आपको वहाँ पे एमिग्रेशन देखने का मिलेगा वर्कर्स का। लेकिन जो 25% है वो सिर्फ केरला से जाता है। और यहाँ पे एक और डेटा है जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि मेजर जो यहाँ पे हमारे यहाँ से जितनी भी पॉपुलेशन जाती है वो यूएई में जाती है। यानी अगर आप 21 लाख केरला वालों की बात करोगे कि 21 लाख केरला से एमिग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, तो उनमें से 19 लाख, लगभग 90%, वो सिर्फ यूएई में जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि यूएई थोड़ा लिबरल है, वहाँ पे पॉलिसी इतनी हार्श नहीं है जितनी दूसरी कंट्रीज़ में है, दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्श है। और वहाँ पे जो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो ज़्यादा ही इलिटरेट लोग होते हैं, और उनके साथ में कंडीशंस थोड़ी ज़्यादा ख़राब भी होती है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। अब इमिग्रेशन पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है, आप ये देखेंगे तो एक पहले तो सर्वे के अंदर एक फैक्ट इन्होंने और बताया कि 1998 से 2003 के बीच में ट्रेंड देखा था इन्होंने, वो था कि लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा था, ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लोग जो बाहर जा रहे थे। यानी अगर इस साल 10,000 लोग जा रहे हैं तो अगले साल 12,000 जाएंगे, बढ़ता जा रहा था 3-5 साल तक। उसके बाद में उनको ग्रोथ कम होते हुए देखने को मिलेगी। और रिसेंटली तो यहाँ पे वो नंबर है जो वो नीचे आने लगा है, जो एमिग्रेंट वर्कर इंडिया के बाहर थे वो कम होने लगे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में 2016-17 के बाद में। अब आफ्टर कोविड इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा पेंडेमिक है तो ऐसा तो नहीं है ना कि छोटा सा इम्पैक्ट डालेगा और चला जाएगा। चीज़ें बहुत फंडामेंटली बदल जाने वाली है। अब चाहे आप उसे स्कूल एजुकेशन में ले लो, या फिर टूरिज्म में ले लो, या फिर ग्लोबलाइजेशन में ले लो, कोई भी चीज़ हो, अभी इस पेंडेमिक के बाद में पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो आज लोगों के सोचने का तरीका भी बदलेगा, बिजनेस मॉडल्स भी बदलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमिग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और यही है कि ये चीज़ें आपको जब आंसर राइटिंग में पूछी जाती है कभी भी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, तो उसके अंदर आप इसको भी ऐड करेंगे कि जो एमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं सिर्फ एक पेंडेमिक की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे और आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, इस साल से। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 2004 की जो सुनामी थी उसके क्वेश्चन आपको 2011, 12, 13, 14 तक भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो पेंडेमिक है इसके आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आपको एक कॉन्टेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कैसे हुई थी, और किस तरीके के रोल थे, जो इम्पैक्ट था जो इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, आरबीआई ने क्या रोल प्ले किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने क्या सिचुएशन थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सोशल इम्पैक्ट क्या था, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एमिग्रेंट वर्कर्स की बात की गई है कि एमिग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है कोविड-19 के बाद में। तो पहली बात तो ये जानिए है कि 1 लाख जो एमिग्रेंट वर्कर्स हैं वो इस पेंडेमिक के बीच में इंडिया में लौटे हैं। तो वो 1 लाख यहाँ पे अटके हुए हैं। अभी वो जाना भी चाहते हैं अगर काम करने के लिए तो वो जा नहीं पाएंगे। वैसे तो अभी सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लॉकडाउन है कई कंट्रीज़ में, तो वैसे भी नहीं जा सकते। लेकिन 1 लाख है वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपको सबको पता है कि एयरपोर्ट्स बंद हैं, सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सब कुछ बंद है, तो जाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में 30,000 नए वीज़ा एप्लीकेशंस थे जो जाने के लिए अप्लाई करा हुआ था उन्होंने, वो भी अब यहाँ पे अटक जाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा तो वहाँ से लोग आते हुए दिखेंगे आपको ज़्यादा, क्योंकि एक सिंपल सा फियर हो जाता है लोगों में, और हर कोई अपने फैमिली के पास लौटना चाहता है ऐसे टाइम पे। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि ऑयल का अभी प्राइस बहुत गिरा हुआ है, तो ऑयल का प्राइस गिरेगा तो वहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में मेन जो बिज़नेस है वो ऑयल का होता है, और जॉब लॉसेस होंगे। जॉब लॉसेस होने की वजह से वहाँ का जो पॉलिटिकल पॉलिसी वो बदलने वाला है। वहाँ के लोग जॉब्स को लेके क्वेश्चन करेंगे, उन लोगों को भी जॉब चाहिए होगी लोकल्स को, तो वहाँ तो ये चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जॉब लॉस होगा तो उस वजह से भी रिटर्न होने वाला है। तो आप मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए कि सिर्फ केरला जैसे एक स्टेट के अंदर 3 लाख तक का एमिग्रेंट वर्कर है वो रिटर्न होता हुआ दिखेगा आपको।
आप मोटे तौर पे इतना मान सकते हैं। तो केरला में आपको स्टेट के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये लोग किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं वापस आने के बाद में। और ये तो सिर्फ केरला की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भी आपको ऐसे कई जो इमिग्रेंट वर्कर हैं उनके रिटर्न देखने को मिलेंगे, चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे वो जॉब लॉस हो या फिर कुछ भी फेयर हो या फिर कुछ भी। मैं कह रहा हूँ ना कि फंडामेंटली चीज़ें बदल जाएगी तो फिर आपको उसके वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा। जो रेमिटेंस आ रहा था उसका भी एक एस्टीमेट बताता है कि इस साल हमारे जो रेमिटेंस है उसके अंदर 22 से 23% की कमी होगी। तो 22 से 23% की कमी होने वाली है। $84 बिलियन हमारा पिछले साल था, तो आप मान के चलिए कि हमारे पास इस साल लगभग $20 बिलियन कम आएगा। तो हमारे पास लगभग 65 बिलियन के करीबन ही रेमिटेंस आएगा, जो फॉरेन रेमिटेंस आता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब जो फॉरेन रेमिटेंस है उसका भी बड़ा रोल होता है हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे होते, लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ को पैसा देते हैं, तो फैमिली भी स्पेंड ही करती है और कुल मिला के वो पैसा इकोनॉमी के अंदर आता है, सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए केरला में उन्होंने बोला है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने बोला है कि जब लॉकडाउन ईज होगा तो उसके बाद में केरला गवर्नमेंट माइग्रेशन सर्वे कंडक्ट करवाएगी और ऑब्जर्व करेगी कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लौटे हैं, उनके लिए फिर कुछ एफर्ट्स, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। तो इस टाइप की बातें केरला के अंदर शुरू हुई है, लेकिन इसको कंट्री वाइड हमको लाने की ज़रूरत है और कंट्री वाइड ये चीज़ें करनी पड़ेगी। केरला के अंदर ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इमिग्रेंट वर्कर जाते हैं, लेकिन देखना हमको कंट्री वाइड भी पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल है हमारा कि ये कोरोना वायरस को लेके है जो। अब कोरोना वायरस का मैंने आपको जो स्टडी हुआ था उसमें शुरू में बताया था कि जो कोरोना वायरस का वो स्पाइक होता है, स्पाइक मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ये मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो इसके ऊपर जो ये स्पाइक है इसका, ये प्रोटीन होता है, एक टाइप का प्रोटीन है जो ACE20 इसको कैच करता है। अब इसके सरफेस पे ये कैच करेगा, यानी आप मान के चलिए कि जो इसके ऊपर प्रोटीन ये स्पाइक है ये चाबी है और ACE ताला है, ACE20। अब इस ताले को ये चाबी खोल देती है, यानी जो इसका ये क्या कहते हैं, इसका स्पाइक्स हैं वो उसके अंदर अटक जाते हैं और वही अंदर घुसते हैं। उसके बाद में एक और प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर जिसका नाम है TMPRSS2, जो इसको हेल्प करता है आगे ग्रो होने में। तो यहाँ पे ACE2 के ऊपर तो ये अपने आप को आके अटैच करता है, वहाँ पे अपनी जगह बनाता है शुरू में इनिशियली, और TMPRSS2 वो उसको हेल्प करता है आगे ग्रो होने में। अब जो नई चीज़ पता चली है वो क्या पता चली है, यहाँ पे नई चीज़ हमको पता चली है कि ये जो दोनों प्रोटीन हैं जो हमारी खुद की बॉडी के हैं, ACE2 और TMPRSS2, जो अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो ये आपको दिखेगा कि दो एरियाज़ हैं, जो गॉबलेट होता है और सिलिएटेड। यहाँ पे दो एरियाज़ है, जो नोज़ल वाला आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा शायद, मैं जूम करता हूँ। तो ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा इनकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे जो मेजोरिटी जो अटैक होगा वो यहीं पे होगा, और नोज़ल वाले एरिया पे अटैक होने के बाद में ईजीली वायरस अपने आप को कॉपी करता है। तो अब इस चीज़ का पता चलने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि हमको ये पता चल गया है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मैंने कहा ना कि ये ऐसा वायरस है जिसके बारे में ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमें, ना हमें मोर्टेलिटी रेट के बारे में पता है, ना और दूसरी चीज़ों के बारे में पता है अभी। और जबकि हमारा ऑलरेडी जो इन्फेक्शन है वो 30 लाख लोगों से ज़्यादा को हो चुका है और 2 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है इसके बारे में। तो बेसिकली मतलब ये है कि हम अभी इसको समझ रहे हैं, और जब धीरे धीरे समझेंगे तभी इसके बारे में और सॉल्यूशन निकल पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ACE2 है, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, वो एसिडिटी कम कर देता है, और रेमडेसिविर का अलग रोल होता है। हर मेडिसिन अलग अलग तरीके से काम करती है। आपको सब कुछ नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं दिमाग में। तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ स्पेसिफिक हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है। अब आगे जो अगला आर्टिकल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। तो MPLAD एक स्कीम होती है। MPLAD स्कीम का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब ये स्कीम है जो रिसेंटली थोड़ी सी न्यूज़ में आई थी, जब आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 30% का जो सैलरी कट होता है वो सारे MP के जो सैलरी है उनको 30% कट किया, और उसके बाद में जो MPLAD स्कीम है उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। यानी 2 साल तक जो MPLAD स्कीम के अंदर पैसा जाता था वो नहीं जाएगा। अब समझेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या MPLAD स्कीम है और इसके क्या बेनिफिट हो रहे थे, और जो अभी हमने बंद किया इसका क्या असर हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे इसके बारे में, और आपको इसके बारे में क्वेश्चन मिल सकता है। ये एक अच्छा टॉपिक है मैं कहूँगा। MPLAD स्कीम बेसिकली MP जो होते हैं हमारे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको गवर्नमेंट कुछ फंड देती है। 5 करोड़ होता है वैसे इनका पर ईयर, जो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही कई फंड होते हैं जो
MLA LAD होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे स्टेट असेंबली के जितने भी MLAs हैं उनको भी फंड मिलता है, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च कर सकते हैं। जो MP LAD है वो 5 करोड़ है कंट्री वाइड, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन लोगों को ये फंड मिलता है। और स्टेट में ये अलग अलग, स्टेट में अलग अलग है। दिल्ली में ये 10 करोड़ है एक MLA के लिए, और यूपी में ये 2 करोड़, 3 करोड़ बढ़ा के कर दिया था रिसेंटली। तो अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। MLA के लिए ये MLA LAD फंड, लेकिन MP LAD फंड है जो, वो इक्वल है। तो आपका जो भी मेन फोकस रहेगा वो MP LAD के ऊपर रहेगा। MP LAD क्या चीज़ है? तो MP LAD एक स्कीम है जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि जो MP होते हैं हमारे, उनको ये एम्पावर किया जाता है कि आप पैसा है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च कर सकते हैं। चाहे वो MP फिर राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, सबको ये पैसा लोकेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोकसभा से MP आ रहे हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा, और इवन जो नॉमिनेटेड MP हैं उनको भी ये पैसा खर्च करने के लिए मिलता है कि आप यहाँ पे ये पैसा लोकेट कर सकते हैं और उसके बाद में इसको यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। अब जहाँ आप MLA LAD की बात करेंगे, तो मैंने बताया ना आपको कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका अलग अलग इन्होंने बना रखा है जो अपना फंड है वो। केरला में ये आपको देखने को केरला में देखने को मिलेगा, केरला का सॉरी 5 करोड़ के, हाँ केरला पंजाब में आपको 5 करोड़ देखने को मिलेगा, दिल्ली में 10 करोड़, और कोई जो पुअर स्टेट्स है वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ इतना है नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि बेसिकली ये स्कीम है क्या। उसके बाद में आप ये समझेंगे कि ये कैसे बेनिफिशियल है। जो अभी हमने सस्पेंशन किया है अभी रिसेंटली, कि भाई जो पैसा खर्च हो रहा था उसको हमने बंद कर दिया, तो किस तरीके से हेल्प करेगा। अभी जो ये MP LAD स्कीम हमने बंद किया है, उससे हम 7,800 करोड़ रुपए बचा पाएंगे गवर्नमेंट के पास में। और तो 7,800 करोड़ रुपए दूसरी जो स्कीम्स हैं उनके अंदर यूज़ करने के काम आएगा। अभी गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज लाया है। अब ये 1.7 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज है वो बहुत कम है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने इकोनॉमी को शट डाउन किया लगभग 11% दिन के लिए, साल का जो 11% हो जाता है 40 दिन, जो 365 डेज़ हैं उनका बेसिकली 11% के आसपास देखने को मिलेगा आपको 40 डेज़। और उसके बाद में उसका इम्पैक्ट भी लगभग इतना ही है। आपकी जो GDP 203 लाख करोड़ की है, तो उसमें से आप मान के चलिए कि 20 लाख करोड़ का आपको झटका लगने वाला है। तो 20 लाख करोड़ के बदले में आप यहाँ पे 2 लाख करोड़ के आसपास का रिलीफ पैकेज लाओगे, तो क्या आपको लगता है ये मैनेजेबल है या फिर ये काम कर जाएगा? तो बेसिकली मुझे तो नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, और गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्टिमुलस लाना ही पड़ेगा। और हम आने वाले टाइम में देखेंगे भी गवर्नमेंट भी उसके लिए प्लानिंग कर रही होगी। हो सकता है कि हमको पूरा एक नया बजट भी देखने को मिले इस साल, क्योंकि कई और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि बिल्कुल नया बजट लाए हैं वो। तो ये चीज़ें भी हो सकती है हमको। अब जो ये चीज़ हुई, सस्पेंशन हुआ MP LAD का, तो इसका अपोजिशन ने विरोध किया। अपोजिशन ने कहा कि इस तरीके से जो अपोजिशन वाले जो नेता हैं, जो MP हैं, उनके पास कुछ बचेगा नहीं स्कोप। जैसे लोकल एरिया में अगर वो कुछ डेवलपमेंट भी करवाना चाह रहे हैं तो वो करवा नहीं पाएंगे, उनका ये कहना है, क्योंकि सेंट्रलाइज होगा सारी चीज़ें, और जो पैसा जाएगा वो सेंटर के थ्रू ही जाएगा, और लोकल बंदा उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। कि मान लीजिए इमीडिएट ज़रूरत है, तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा पहुँचे। अब ये स्कीम काम कैसे करती है ये समझेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पैसा हाथ में नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि MP को एक 5 करोड़ रुपए पकड़ा दिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ नहीं होगी। पैसा सरकार के पास ही रहता है। MP सिर्फ रिकमेंड करता है कि हाँ हम इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, यहाँ पे एक स्कूल की, यहाँ पे एक हॉस्पिटल की, यहाँ पे एक रोड की, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ऐसे अप्रूवल देता हूँ। और उसके बाद में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो उसके लिए पैसे की डिमांड करते हैं सरकार से, और सरकार वो पैसा लोकेट करती है। तो इस तरीके से ये MP LAD स्कीम काम करती है। फिर से समझिए, MP के पास पैसा नहीं जाता है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, और उसके बाद लोकल जो अथॉरिटीज़ होती है वो रिक्वेस्ट करती है सरकार से, और वहाँ से पैसा आता है। ठीक है। और जो मेजोरिटी आपको चंक देखने को मिलेगा यहाँ पे जो पैसा है, वो आपको ड्यूरेबल कम्युनिटी के अंदर, ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट के लिए खर्च करना है। ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट क्या है? जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, या फिर वाटर सीवरेज, वाटर फैसिलिटीज़ हैं, तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनके अंदर खर्च करना है आपको ज़्यादातर पैसा। नॉन ड्यूरेबल असेट के अंदर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। स्पेशल जो सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं? जैसे अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में PPEs की कमी है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उनकी कमी है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये आप खरीद लो, टेस्टिंग किट्स खरीद लो, या फिर इस टाइप की चीज़ों के लिए एलोकेट कर सकते हो। लेकिन ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, मैंने आपको बताया। तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि आपको ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट के लिए ये पैसा खर्च करना है। अब जानते हैं कि जो ये स्कीम है स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्कीम बहुत पहले से नहीं चल रही है। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि ये स्कीम शुरुआत से या फिर आज़ादी के वक्त से नहीं चल रही है। 1993 में ये स्कीम शुरू हुई थी। जो PV नरसिम्हा थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो LPG रिफॉर्म के लिए भी जिनको जाना जाता है, और ये ही प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। तो उस टाइम पे ऐसे डिसीजन, सॉरी वो RBI गवर्नर थे,
और उसके बाद में उस टाइम पे ऐसे डिसीजन लिए गए, तो रिफॉर्म के लिए इनको भी काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है। इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इनकी पार्टी के पास में मेजोरिटी पूरा सब ऐसा नहीं था कि हाईएस्ट इनके जो एमपी थे, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी इनको लेके। लेकिन ये इन्होंने इनिशिएट करी थी इस स्कीम को। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एमपी जो पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने ये स्कीम इनिशिएट करी थी 1993 के अंदर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ था कि सारी पार्टी ने इस चीज़ को लेके कंसेंट दी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो सीपीआई-एम है उसने अपोजिशन किया था। सीपीआई-एम आपको पूरे इंडिया में केरला के अंदर देखने को मिलेगा। केरला में रूल करता है सीपीआई-एम अभी। और इसके जो अपोनेंट रहे हैं वो बेसिकली काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं इस स्कीम का कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इसने अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस स्कीम को लाया। तो इसमें कौन सी कमियां थी या फिर कौन से जो आरोप लगते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके अंदर फैक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने टी एन शेषन का नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप जाके सर्च करना उनके बारे में। बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी थे, और मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने इंडिया के इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और तब तक ये होता था कि एक ही इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में इनकी वजह से, ऐसा कहा जाता है कि इनकी वजह से इन्होंने नेताओं की हालत इतनी टाइट कर दी थी कि उसके बाद में उस बॉडी को ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के लिए वहाँ पे 3 मेंबर ला दिए गए। तो ऐसी बातें कही जाती है टी एन सेशन को लेके। तो आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। पिछले साल इनकी डेथ हो गई थी, और उस टाइम भी थोड़ा न्यूज़ में आया था ये, और इसको लेके क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम के अंदर कि टी एन सेशन कौन थे। उस टाइम पे तो आ ही रहे थे पिछले साल तक, और अभी भी हो सकता है देखने को मिले। लेकिन आप टी एन सेशन जरूर सर्च करेंगे। ये आईएएस ऑफिसर थे, और बाद में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने। और इनके जो एक्ट हैं वो काफ़ी डेयरिंग थे। इन्होंने एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं, उनका माइक है वो जाके पकड़ लिया था कि आपका टाइम ओवर हो गया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप जब इलेक्शन होता है उससे 2 दिन पहले आपको कैंपेनिंग बंद कर देनी होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, और इनके नाम से कांपते थे नेता, ऐसा कहा जाता है। तो एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ हुई थी वहाँ पे कि एक वी रामास्वामी हाई कोर्ट के जज थे, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ था। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी ये शायद इकलौता है, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और आप देखेंगे यहाँ पे कि रीज़न क्या था इम्पीचमेंट का, वो ये था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उन पे ये एलिगेशंस थी कि इन्होंने जो चेयर होती है कोर्ट की, उनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम मिल गया, पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा इम्पीचमेंट जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ वो करेंगे, तो कुछ और ही बात थी पर्दे के पीछे की जो हमको पता नहीं थी। तो इस चीज़ को लेके भी क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट का, कि इन्होंने चीज़ों को छुपाने के लिए ऐसा किया। अब आगे चलेंगे तो हमने ये देख लिया कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। अब ये बात होती है कि कितने लंबे टाइम तक ये स्कीम चलने की बात की गई थी। तो ऐसा कुछ इंश्योर नहीं था, या फिर पहले से कुछ प्रेडिक्शन नहीं था कि कब तक ये स्कीम चलेगी। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का मन चलता रहा, वो स्कीम चलती रही। और रिसेंटली आप देखेंगे कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसने अप्रूव किया था इस स्कीम को 31 मार्च 2020 तक के लिए। उसके बाद में जो अप्रूवल होता है वो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखेंगे। और बाकी सारे स्टेट्स हैं उन्होंने भी प्रोपोर्शनेटली अपने यहाँ पे एमएलए एलईडी बना लिए थे। और इनमें से सिर्फ एक स्टेट है जो आप देखेंगे बिहार, वहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूशन हुआ था इस स्कीम का, जो 2010 के अंदर इन्होंने किया था, लेकिन 2014 में इलेक्शन से पहले इन्होंने भी फिर से उस स्कीम को ला दिया। तो ये बेसिकली एमएलए एलईडी के बारे में था। अब हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है अभी तक एमपी एलईडी का। तो इम्पैक्ट अभी तक जितना भी बात करी जाती है तो वो पॉजिटिव रहा है इंडिया के अंदर। और लोकली फेल्ट जो हमारी नीड्स होती हैं, मान लीजिए कि लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को नहीं, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको अर्जेंट जरूरत है किसी हॉस्पिटल का, तो आप वो रिकमेंड कर पा रहे हैं। स्कूल का जरूरत है आप रिकमेंड कर पा रहे हैं, रोड्स बनवाने आप बनवा पा रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इनका जो मेजोरिटी जो फंड है वो रूरल एरिया में खर्च होता है। तो 82% जो पैसा है वो रूरल एरिया में खर्च हुआ है। ये एक बड़ी बात है जो आप इसका अगर इम्पैक्ट गिनाएंगे या फिर इम्पैक्ट कहीं लिखेंगे तो इसे कोट कर सकते हैं, इसे मेंशन करेंगे आप। तो ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट में खास तौर पे ध्यान रखनी है। और अब इसके बाद में ये होता है कि क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है इस स्कीम को, या फिर क्या क्रिटिसिज्म है वो हम जानते हैं। तो पहली बात की जाती है कि ये इनकन्सिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट के साथ में। क्योंकि बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनका काम एग्जीक्यूशन का नहीं है। काम उनका ये नहीं है कि वो काम जाके ग्राउंड में करवाए। उनका काम होता है पॉलिसी बनाने का। उनका काम है कि वो नियम बनाएं, कानून बनाएं, नई नई पॉलिसीज़ फ्रेम करें। उनका ये काम नहीं है कि वो पॉलिसीज़ को जाके एग्जीक्यूट करें। जो एग्जीक्यूशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन के लिए है, और स्टेट है उसके अंदर एग्जीक्यूट, उनकी खुद की एग्जीक्यूशनरी बॉडी होती है। तो एमपी और जो एमएलए हैं इनका जो बेसिक काम होता है वो पॉलिसी फॉर्मेशन का होता है। और इन्हें जब एग्जीक्यूशन में लगा दिया जाता है तो ये लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, और इनकी जो
क्वेश्चनिंग करने का इनका काम होता है। बेसिकली अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आप बात करते हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप क्वेश्चन करेंगे, इवन आप अगर उसी पार्टी के हैं तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को लेके। कुछ फ्लॉ है उसके अंदर, आपको कुछ कमी नजर आती है, कुछ इंप्रूवमेंट देना है, आपको सजेशंस देने हैं, तो वो चीज़ें, वो काम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो काम करते हैं वो लोग। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि रिसेंट टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस उतनी रही नहीं है और उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव भी नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले रिसेंट में। यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं कि इफेक्टिवनेस कितनी है जो हमारी पार्लियामेंट की, वो तो उसको लेके भी अलग अलग सर्वेज आते हैं, आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और एक और क्रिटिसिज्म ये रहा है इनका कि इसको जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2000 के अंदर, जब हमें वाजपेयी सरकार थी तब उन्होंने एक कमीशन बनाया था, उसने इसे बंद करने की सिफारिश की थी। और उसके बाद में जो सेकंड एआरसी बना था, सेकंड एआरसी किनकी चेयरमैनशिप में बना था? वीरप्पा मोइली। ये भी एक फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, वीरप्पा मोइली, ये एग्जाम्स में पूछा जाएगा और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वीरप्पा मोइली ऊपर आप देखेंगे तो वीरप्पा मोइली हैं, इनकी चेयरमैनशिप में सेकंड एआरसी बना था। उसने भी रिकमेंड किया था कि इस फंड है इसको बंद कर देना चाहिए या फिर इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि इसमें बंद करना ना करना तो सरकार के हाथ की बात है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी वायलेशन हो नहीं है। अब एक और क्रिटिसिज्म होता है इस स्कीम का कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो लोकल लीडर्स हैं वो काम करवाते हैं तो उसके अंदर अलोकेशन ऑफ वर्क है, उसके अंदर करप्शन हो जाता है। तो ये चीज़ भी झूठ नहीं है, इसमें भी इसको लेके भी फैक्ट्स कई जो सीएजी है, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो ऑडिट करता है इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि कई सारे गैप्स हैं और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो आप अगर कंक्लूजन लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, नेगेटिव साइड दिखाएंगे, लेकिन फिर आप अपनी तरफ से इंप्रूवमेंट देंगे। तो इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? बेसिकली चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम किसी तरीके से इस स्कीम को चलाते रहें और जो वेलफेयर हो रहा था आप देखेंगे ना इसका कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है आपको, तो आपको इसे चलाते ही रहना पड़ेगा। ऐसी पॉजिटिव स्कीम्स बहुत कम होती है, तो उनको आप बंद कर देंगे तो ये मेरे हिसाब से कुछ बहुत अच्छा मूव नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पे असर तो पड़ता है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सही या फिर जो हम कहें फंडामेंटल काम होता है उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उनका मेन काम पॉलिसी मेकिंग का है, क्वेश्चन करने का सरकार को, और वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती उतनी बढ़िया तरीके से। अब आते हैं हम इकोनॉमिक पेज पे, इकोनॉमी सेक्शन के ऊपर आएंगे हम। इकोनॉमी सेक्शन के अंदर सबसे पहली हेडलाइन मिलेगी हमको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस में कमी देखने को मिली है मार्च महीने के अंदर। तो बेसिकली ये इसका सीधा सिंपल रीज़न है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो नया इंश्योरेंस तो होगा नहीं ना। तो ये सिंपल सा रीज़न है, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, लेकिन ये देख लेना है कि इम्पैक्ट जब आप बता रहे हैं तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बैंक हो, सबके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये डेटा नहीं मेंशन करना है कहीं पे भी कि इतना उन्होंने फंड दिया, इतना यहाँ दिया, तो ये सारी चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 ने किस तरीके से हिट किया, ठीक है। एक और रिपोर्ट आई थी अभी, आईआरएस जो ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश कर अपना जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे डाली थी कि जो वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। तो इसको लेके काफ़ी रिएक्शन आया। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसे इररिस्पॉन्सिबल एक्ट बताया, और हो सकता है कि किसी ना किसी के अगेंस्ट आपको अगेंस्ट एक्शन भी देखने को मिले। तो इस चीज़ को लेके आप देखेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अचानक से आप ला दोगे तो जो वेल्दी लोग हैं वो थोड़ा सा डर जाएंगे और वो पैसे को छुपाएंगे। तो इस वजह से उनका फियर कम करने के लिए आपको तुरंत रिएक्शन देखने को मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर का। और उसके बाद में उन्होंने ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो आईआरएस है उनकी जो कोशिश थी वो इल कंसीव्ड थी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इतना इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा वो नीचे आ रहा है, वो है ये हमारे जो डी सुब्बा राव है, प्रीवियस फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है डी सुब्बा राव, उनका है। और इन्होंने बोला कि प्रोलॉन्ग जो लॉकडाउन होगा वो हमारे कंट्री में लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देगा। तो अगर ये बात होती है तो ये इंडिया के लिए काफ़ी निगेटिव चीज़ होगी। वैसे तो इन्होंने कहा है कि इंडिया जो रिकवरी करेगा वो बहुत जल्दी करने वाला है बाकी कंट्रीज़ की बजाय, क्योंकि इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन है, ऊपर से हमने जो वायरस है उसके लिए लॉकडाउन के अर्ली मेजर्स भी लिए थे, और ऊपर से ये नेचुरल वायरस, वो नेचुरल टाइप की क्लैमिटी नहीं है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है। दुकानें हमारी अभी भी सिर्फ बंद हैं, वो टूटी तोड़ फोड़ नहीं हुई है चीज़ों की, जो कैपिटल लॉस होता है उस टाइप का लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे वी कर्व रिकवरी देखने को मिलेगी। वी कर्व रिकवरी और यू कर्व रिकवरी मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ। ये यू कर्व रिकवरी होगी और ये वी कर्व रिकवरी होगी। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा कि वी कर्व के अंदर क्या होगा, आप अचानक से गिरेंगे और अचानक से उठ जाएंगे,
जबकि यू कर्व में आप धीरे धीरे आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। अब यू कर्व तो वैसे देखेंगे तो आपको पिछले काफ़ी टाइम से स्लो डाउन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर उठने में वापस उतना ही टाइम लगा दिया तो हमारी रिकवरी यू कर्व वाली बन जाएगी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि हमको जल्दी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको रिज्यूम करना पड़ेगा वापस से, जो ये लॉकडाउन है इसको हटा के हमारी इकोनॉमी को वापस से ठीक हालत में लाना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये तो कॉमन सी चीज़ है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो श्रिंक करेगी, हमारी इकोनॉमी भी श्रिंक करेगी, लेकिन बाकी इकोनॉमी से कंपैरेटिवली हम अच्छा करेंगे। लेकिन हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम पहले से नुकसान में या फिर पहले से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है, तो हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हमको ज़्यादा अच्छे पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम जल्दी रिकवर कर पाएँ और अच्छे ढंग से वापस से कोप अप कर पाएँ। तो ये डी सुब्बाराव के कमेंट्स थे, जो फॉर्मर गवर्नर है हमारे आरबीआई के। उसके बाद में आप हम चलेंगे तो वो मिलेगा हमको म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स को लेके डिस्कशन किया था मैंने पिछले जो एनालिसिस था उसके अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसके अंदर इंटरवीन करेगी और वो कुछ सेबी और आरबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ मेजर्स लीजिए, कुछ पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ को, तभी जाके म्यूचुअल फंड्स के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। क्योंकि अचानक से आप देखेंगे कि रिडेम्पशन जो रेट है वो बढ़ गया है। कई लोग हैं जो रिडेम्पशन करवाने लगे हैं, सिर्फ जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उसके अंदर नहीं, और भी दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर भी रिडेम्पशन रेट बढ़ गया। तो अचानक से रिडेम्पशन रेट बढ़ जाना बहुत अच्छी खबर नहीं है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और इसीलिए जो इनके सीईओज हैं वेरियस कंपनीज़ के और जो इनके एसोसिएशन के लोग हैं वो बाहर आके बोल रहे हैं कि वो वन ऑफ दी आइसोलेटेड केस था, इस टाइप की चीज़ें पूरी इंडस्ट्री के साथ नहीं है। तो ये चीज़ बोल के लोगों को अश्योर करने की कोशिश की जा रही है, ये आपको म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और ये चीज़ भी आप समझ लेंगे कि किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होने वाला है, ये इंश्योरेंस है उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होने वाला है। तो जब आप इन चीज़ों को कंपाइल करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा आंसर बना पा रहे होंगे, या फिर कभी भी किसी से डिस्कस भी करेंगे, मान लीजिए कहीं पर डिस्कशन कर रहे हैं आप, तो भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी कि आप जब चीज़ों को कंबाइन करके दिखाते हैं तो आप एक अच्छा पिक्चर दिखा पाते हैं, एक अच्छी चीज़ लोगों को दिखा पाते हैं, और एक कनेक्टेड चीज़ है उसको देख के लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी ईजिली समझ में आ जाता है कि चीज़ों को किस तरीके से काम कर रही है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, वो उनको ईजिली समझ में आता है। अब एक अगला जो एडिटोरियल है वो है ऑयल फॉल डाउन को लेके। अब यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस देखें तो आप पाएंगे कि जो ऑयल को लेके मैंने डिस्कशन ऑलरेडी किया है, और शुगर केन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी हमने देखा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात करी है, यही इम्पैक्ट बताएं कि -40 तक ऑयल के जो प्राइस हैं वो चले गए थे, शुगर के प्राइस हैं वो किस तरीके से गिरे हैं, और फूड क्रॉप्स के ऊपर और क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो यही सब इन्होंने डिस्कस किया है। और एक और फैक्ट आपको बता दूं मैं कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोल ब्लेंडिंग है वो लगभग 10% तक की बढ़ा के गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है, और 10% तक की इथेनॉल की ब्लेंडिंग आप पेट्रोल में कर सकते हैं। और ये ब्लेंडिंग है जो इंडोनेशिया के अंदर है वो 30% तक है बायोडीजल के अंदर। तो जो इथेनॉल है उसका आपको एक रूल पता होना चाहिए कि हम जो फ्यूल है उसके अंदर ब्लेंडिंग करके भी यूज़ करते हैं। अब इथेनॉल जो बनता था वो बनता था कौन से, मक्की होती है उससे और शुगर केन से। अब हो ये रहा है कि जो शुगर वाली इंडस्ट्री है वो इथेनॉल तो बना नहीं रही है, क्योंकि इथेनॉल जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उस वजह से इथेनॉल कोई खरीद नहीं रहा है, कोई कंपनी खरीद के मिक्सिंग करेगी नहीं, क्योंकि प्राइस ही सस्ते हैं तो उनको वही चीज़ सस्ती पड़ जाएगी, तो वो क्यों खरीदेंगे। सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो इस वजह से आपको शुगर केन में भी प्राइस फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने ब्राज़ील का एग्जांपल दिया, ब्राज़ील में क्योंकि बम्पर उनका प्रोडक्शन हुआ था इस चीज़ जो शुगर केन है उसका, इस वजह से जो उनकी मेन जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो वापस से इथेनॉल की जगह पर शुगर बनाने के लिए फोर्स हो गई है कि शुगर ही बनाओ आप इनसे। और एल्कोहल भी है वो भी शुगर केन, उसमें भी शुगर केन काम आता है। तो एल्कोहल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अभी बंद है, तो इस वजह से उनका भी कंजप्शन है नहीं। तो इसकी भी मार देखने को मिलेगी जो फार्मर्स है, शुगर केन फार्मर्स है उसके उनके ऊपर। तो वेरियस और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कॉर्न बताया मैंने आपको, शुगर कॉर्न है, शुगर केन है, और जो कॉटन है, तो और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और टाइमली पेमेंट्स नहीं हो पाएगी जो शुगर केन फार्मर है उनको, क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, वो अगर इथेनॉल बनाएगी नहीं तो फिर बाद में उनके ऊपर टाइमली पेमेंट तो होने की चांसेस कम ही हो जाएंगे। और इसको कोप अप इससे डील करने के लिए अलग अलग जो स्टेट हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ ला रहे हैं। यूपी ने जैसे एक पॉलिसी लाई थी कि वो 1 क्विंटल शुगर देगा उन्हीं किसानों को जो चाहते हैं कि अभी अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो हम शुगर ही ले लेते हैं, और वो शुगर को चाहे यूज़ करें या फिर बेचें वो उनकी मर्जी है। लेकिन इस टाइप की स्कीम्स भी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि अचानक से ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, हमको पता है, लेकिन यहाँ पे एक रे ऑफ होप है कि जो हमारा लोकल कंजम्पशन है, जो होटल्स में होता है, जो रेस्टोरेंट्स में हम करते हैं, या फिर जो आइसक्रीम बनती है, जो बीवरेजेस हैं, इनको शुरू कर पाएंगे।
तो हो सकता है ऐसा हो, और हो सकता है कि जल्दी सबसे पहले हमको रिकवरी इन्हीं चीज़ों में देखने को मिले। लेकिन ज़्यादा इतना कुछ उम्मीद आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अचानक से लोगों में फियर रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है। वैक्सीन बनने तक तो लोग डरेंगे ही कि बाहर जाएँ या नहीं जाए। बाहर खाना या फिर रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर करने वाले लोग थे, उनकी उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आपको। लोग अपना जो फूड हैबिट्स हैं वो बदलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फूड हैबिट्स बदलेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बदलेंगे, टूरिज्म के ऊपर इंपैक्ट होगा। और जो ये एविएशन इंडस्ट्री है, ये तो बहुत बड़ा झटका देखने वाली है, क्योंकि लोग अगर कोई मीटिंग के लिए पहले जाया करता था दुबई या फिर अमेरिका, तो आज वो प्रेफर करेगा कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लूँ। और क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल है और वो उन्होंने लॉकडाउन में भी करी है, तो वो प्रेफर इसको करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए इकोनॉमिकली भी वायबल होगा, और ऊपर से जो ये पैंडेमिक जैसी चीज़ें हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो जो ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है इस पैंडेमिक का, वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। आपको समझना है कि इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको पता होने चाहिए, अलग आप विजुलाइज करनी चाहिए इन चीज़ों को, तब जाके आप एक अच्छा आंसर स्क्रिप्ट कर पाओगे। उसके बाद में अगला हमारा जो एडिटोरियल है वो है फाइंडिंग द क्योर। इसमें इन्होंने बोला है कि पिछले सप्ताह एक मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो WHO ने और अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक चीज़ पे एग्रीमेंट दिया कि हम स्पीडली एक डेवलपमेंट करेंगे एक सेफ ड्रग का, जो कोविड-19 से लड़ने में हेल्प करेगी, उसके डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। लेकिन जो एक बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसके अंदर इंडिया, US, रशिया और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए भी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा इसके लिए। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए इन लोगों ने एक अच्छी मीटिंग करी, और इन्होंने ये कमिटमेंट ली कि हम जो वैक्सीन बनाएंगे उसको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, सबको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऐसी कोशिश करेंगे। तो अगर हम कॉपरेटेड एफर्ट डालेंगे तो हम चीज़ों से जल्दी डील कर पाएंगे। अब जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जनवरी का 2nd वीक है, वहाँ पे चाइनीज़ साइंटिस्ट ने जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है कोरोना वायरस का, वो शेयर कर दिया था। अब उसको शेयर करने की वजह से आज आप देख पा रहे होंगे कि ऑल ओवर दी ग्लोब 100 से ज़्यादा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो कई कई में तो ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है हमको, वो इसीलिए क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, या फिर जो हमको जेनेटिक सीक्वेंस था कोरोना वायरस का वो मिल गया चाइना से। तो अगर वो नहीं मिलता तो पहले बाकी कंट्रीज़ को भी निकालना पड़ता, आपको जेनेटिक सीक्वेंस ढूंढना पड़ता, उसके बाद में आप वैक्सीन बनाने जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखती है कि अगर हम टीम वर्क करें या फिर जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे, तो कितना जल्दी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात वैक्सीन की करेंगे तो वैक्सीन अभी तो बनने वाली नहीं है, इतना जल्दी आ जाने वाली नहीं, क्योंकि वैक्सीन अगर जो भी बनेगी वो पहले लैब में टेस्ट होगी, उसके बाद में उसे एनिमल्स पे टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में ह्यूमन पे टेस्ट किया जाएगा। तो मास प्रोडक्शन में जो कमर्शियल प्रोडक्शन होगा उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको मानना ही है कि अगर पूरा ग्लोबली आपको वैक्सीन पहुँचानी है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एक एक चीज़ और इन्होंने बोली है इस आर्टिकल के अंदर, कि जो साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, बायो एथिसिस्ट हैं जो, और रेगुलेटर्स हैं, इनके बीच में कन्वर्सेशन होना चाहिए, और जो बीच में जो हर्डल्स हैं कई, उनको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हर्डल्स को कम करने के लिए कई मेजर्स लिए अलग अलग कंट्री ने। उन्होंने जो रेगुलेटरी छूटें दी हैं, आप US के अंदर देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि फ्लेक्सिबल जो प्रोसीजर है हम वो रेगुलेटरी बॉडी से दिला देंगे आपको, कि जल्दी आप चीज़ें कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपके लिए हर्डल क्रिएट नहीं होगी। US खास तौर पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी US के अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इस साल। तो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी तरफ से आपको ये चीज़ें जल्दी बहुत ज़्यादा एक्टिवली डील करते हुए देखने को मिलेंगे, और कई मतलब रिकमेंडेशंस भी आती है उनकी तरफ से जो अनसाइंटिफिक है, आप लोग उनको फॉलो ना करें। मतलब कि कुछ भी चीज़ें ना मान ले, ऐसे नहीं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बोल दिया तो आप लेने लग जाएंगे उसको, तो उसको कंज्यूम नहीं करना है। कार्डियक जो लोग हैं जिनको हार्ट की डिजीज़ हैं, उन लोगों के लिए वो दिक्कत कर सकती है और आप बेवजह रिस्क में आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। उन्होंने एक और बात बोली कि ये जो UV लाइट्स हैं वो हम ह्यूमन बॉडी पे फेंकेंगे। तो UV लाइट अगर आप देखेंगे तो UV लाइट कैंसर कॉज करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वो वायरस मारने के लिए आप ला रहे हो, जबकि हो सकता है कैंसर हो जाए लोगों को, लोग कितनी देर बैठ जाएंगे उनको नहीं पता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको पब्लिक स्पेयर में बोलना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी किसी एक बड़े प्रेसिडेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है ये। लेकिन वही बात है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर में आपको लोगों को अपीज़ करना है, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन आपको समझदार बन के चीज़ों के साथ में रिएक्ट करना है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको सेफ रहना है और चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करना है। एक अगला जो आर्टिकल है वो ये आप देख सकते हैं, सेफ्टी हीलर का। इसके अंदर इन्होंने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में बात की है कि किस तरीके से अभी के लिए लोगों को जो रिसेंट ऑर्डिनेंस मिला है
वो कितना हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं इसके अंदर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो या तो लोगों को आगे पास कर देते हैं दूसरी जगह पे, या फिर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर कल को मिस हो जाती है कोई चीज़ तो फिर उनके ऊपर नाम लगाया जाता है, उनको ब्लेम किया जाता है उस चीज़ के लिए कि आपने, आप किस टाइप के डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं चला, वो नहीं चला। तो उस चीज़ से बचने के लिए डॉक्टर ओवर टेस्टिंग्स करवाते हैं। ये भी चीज़ सच है कि ओवर टेस्टिंग होती है, और उसके बाद में उनको रेफ़र कर दिया जाता है दूसरे सेंटर पे। तो ये भी चीज़ कॉमन है, ये इन्होंने बोला है इस आर्टिकल के अंदर में। और काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ उसमें डिस्कस करने के लिए नहीं है। एक और आर्टिकल है जिसके अंदर आईपीएस हैं, ये लेडी आईपीएस हैं जो डीसीपी नोएडा से हैं। इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस है वो शेयर किया कि इनके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में एक आदमी इनसे बोलता है कि हमारे पास खाना नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं अरेंजमेंट करवाती हूँ, और उसके बाद में 1 घंटे बाद में वो आदमी फिर से फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे चौकी बुलाया जा रहा है। तो ये लेडी ऑफिसर बोलती है जाओ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या मुझे मारा जाएगा वहाँ पे, मुझे मारा तो नहीं जाएगा। तो ये उस चीज़ को सुन के थोड़ा सा सन रह जाती है कि किस टाइप का हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है सिस्टम में और लोगों के बीच में। तो उसके ऊपर इन्होंने अच्छा डिस्कशन किया है कि किस तरीके से जो डिजिटल हमारा जो पेनिट्रेशन है उसको हम यूज़ करके इस चीज़ को, जो पेंडेमिक है उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप शेयर कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन इस चैनल में यही होगा कि आप अगर आपको चीज़ें पसंद आती है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और सबसे पहले मेरे हिसाब से जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा डेली। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड करवाता रहूँ। आप बस कंट्रीब्यूशन देते रहिए अपनी तरफ से, और कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप इसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।